द फेक एंड फॉल्स फॉर्चून टेलर क्लेयरवोयेंटे, जो हक्सले के क्रोम येलो में भी जिक्र है उसका, मैडम सोसोस्ट्रिस का जिक्र है, और वो थोड़ी करप्टेड लेडी है, वो लोगों के फॉर्चून बताती है, और ये एक तरह से पैरोडी है फॉर्चून बताने की जो इजिप्ट में भी होती थी। ध्यान है वो देवता बता रहा था मैं, ओसाइरिस जो देवता थे, जो फर्टिलिटी के देवता हैं, और उनको पानी में डुबोया जाता है, उनकी पुतले को, एफिजी को, और जब वो वापस पुतला बाहर आ जाता है तो इसका मतलब समझा जाता है कि शायद फसल अच्छी होगी। इसके पीछे शायद कहानी बताई हो आपको मैंने। ओसाइरिस को उसका बड़ा भाई सेट काट करके मार के टुकड़े कर देता है। फिर उसकी वाइफ आइसिस, ISIS, उसका नाम ISIS है, वो आइसिस वो क्या करती है, उसको वापस जोड़ करके और उसको वापस वो बना देती है, इंसान रिबर्थ हो जाता है उसका। तो वो जिक्र भी यहाँ पर होता है। पहला कार्ड किसका था? ये 6 कार्ड दिखाती है, शाबाश बेटा, फनेशियन सेलर। दूसरा कार्ड बेलाडोना। तीसरा कार्ड फिशर किंग, अ मैन विथ 3 स्टाफ्स, द मैन विथ 3 स्टाफ्स। फोर्थ व्हील ऑफ फॉर्चून। और फिफ्थ था वो बिजनेसमैन मर्चेंट, वन आइड मर्चेंट, मिस्टर यूजिनिडिस, जिसकी केवल एक आंख है, कॉमर्स वाली, रिलीजन वाली आंख उसने बंद कर रखी है, धर्म वाली आंख उसने बंद कर रखी है। आजकल बिजनेस में लोग केवल लोगों को लूट रहे हैं, इथिक्स नहीं है। जो पैसा, भाई इथिक्स क्या होता है? मर्चेंट की 2 आंखें होनी चाहिए, फ़ायदा भी देखे और साथ में एक इथिकल भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, है ना। जैसे आप मान लो कुछ चीज़ बेच रही हैं, लड्डू गोपाल जी कपड़े आप दे रही हैं, तो आप ले रही हैं 100 रुपये और माल दे रही हैं उसको 20 रुपये का, तो लड्डू गोपाल आपको भी देखेंगे फिर। भाई अगर आप 100 रुपये का माल है, उसमें 20 रुपये कमाना चाहते हो तो 80 का माल तो दो बेचारे को, 20 कमा लो। पर आप 20 वाला माल उसको 100 में दे रहे हो, 80 कमा रहे हो। ये तो बाद में कभी ना कभी आपको देना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज़ टू पे ऑफ। एनीवेज, तो वो आजकल के लोग ऐसे बिजनेसमैन हो गए। बेलाडोना करप्टेड लेडी है, बनती है लेडी ऑफ रॉक, चर्च की देवी, लेकिन है वो लेडी ऑफ सिचुएशन। ये बात हम लोग कर रहे थे लास्ट में। ओरिजिनली में 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन मैडम सोसोस्ट्रिस कितने कार्ड दिखाती है? 6 ही कार्ड बताती है वो। और 6 कार्ड में से एक कार्ड ऑथेंटिक है। कौन सा? थर्ड वाला, शाबाश बेटा, गुड। थर्ड वाला कार्ड जो है वो जो है ना 3 स्टार्स वाला, वो एक कार्ड ओरिजिनल है, बाकी तो ऐसे। और ये आया इजिप्ट से। नाइल रिवर में पानी का राइज होगा कि फॉल होगा, बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए ये टैरेट कार्ड्स यूज़ किए जाते थे। आप देखना कभी गूगल करके देखना, वो कार्ड्स दिखाई देंगे आपको जिनमें चित्र दिखाई देंगे इजिप्ट के लोगों के। तो 6 कार्ड को याद रखना नाम से आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है, पहला कार्ड कौन सा था, दूसरा कार्ड कौन सा था। तो ये तीसरा कार्ड 3 स्टार्स वाला था, और ये पढ़ लिया था ना पढ़ने। चौथा कार्ड व्हील था, और ये 5th कार्ड कौन सा था? वन आइड मर्चेंट। और 6ठा कार्ड था ब्लैंक, जिसमें कोई आदमी अपनी बैग पर कुछ तो लेके जा रहा है, कुछ ढो रहा है, वो दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। विच आई एम फॉरबिडन टू सी। जो इधर कुछ कह रहे हैं, चंचल गुड इवनिंग। रेखा विच पेज मिल नहीं रहा मुझे। रेखा आजकल बहुत कंफ्यूज होने लगी हैं आप, मुझे लग रहा है वो जो टीचर के लिए आप पेड़े लाई थी खा गई सारे खुद ही, तो बस अब पेट और दिमाग दोनों खराब हो गए रेखा तुम्हारे, है। पे ऑफ तो करना पड़ेगा, एवरीबडी हैज़ टू पे। जो बेचारे गुरु के मास्टर के पेड़े खा जाए उसको भगवान अभिशाप देगा, निश्चित मानो आप। रेखा ये तुमने गहरा पाप कर दिया तुमने, इसलिए वेस्टलैंड होगा दिमाग इसका। विच आई एम फॉरबिडन टू सी। अच्छा, ये कह रहा है कि उसको देख नहीं पा रहा, ये कौन आदमी है, क्या कैरी करके ले जा रहा है बैग पे, कौन सा बोझ ढो रहा है। शायद होता है रिलीजन का, कल्चर का, किसी का तो बोझ हो। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन। इन 6 कार्ड में मुझे कहीं हैंग्ड मैन तो दिखाई नहीं दे रहे। हैंग्ड मैन कौन है? जीसस क्राइस्ट। मुझे क्राइस्ट तो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ दिखाई देंगे? मॉडर्न एज में सब लोग इरिलीजियस हैं, वो तो मैटेरियलिज्म में खोए हुए हैं।
भगवान के तो अपन लोग हैं, भगवान के मंदिर के सामने से गुजर जाते हैं, मंदिर में जाते। मुझे अच्छी तरह से याद आता है विकास, हम छोटे थे ना, हर मंदिर के सामने धोख देते थे ऐसे ऐसे करके करके। आज 20 मंदिर आते हैं, कोई मंदिर धोख नहीं। बस मुझे याद आता है कोई, वो हमारे जब घाटी में आता हूँ ना मैं, तो घाटी में क्या वो मोड़ घुमाओ ज़्यादा आमिर वाली घाटी में, तो एक बाबा की दरगाह आती है, वहाँ धोख देते हैं, वहाँ धोख देते, फिर शिला देवी याद आती है जो पिछोड़ी है, और इधर मनसा माता याद आती है। बस वो वहाँ अचानक हो जाता है कि वो सामने आ जाते हैं भगवान आपके खुले में ही, तो धोख देनी पड़ती है। अदरवाइज आदमी धोख ही नहीं दे रहा है, मान नहीं रहा, मंदिर के चर्च के सामने गुजर जाता है, कुछ करता ही नहीं है। तो द हैंग्ड मैन, आई डू नॉट फाइंड हैंग्ड मैन, मुझे यहां पर हैंग्ड मैन तो दिखाई ही नहीं दे रहे। कहां दिखाई देंगे, ये दिखाई देते नहीं है, लोग के दिल में है ही नहीं भगवान। फियर डेथ बाय वाटर, मैडम सोसोस्त्रिस 6 कार्ड दिखा रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर्स को बोल रही है, जो भी अपनी किस्मत दिखाने आया होगा, फियर बाय वाटर, डेथ बाय वाटर, तुम्हारी मौत अगर होगी तो किससे होगी। और ये कहते भी है कि जब पाप बहुत ज़्यादा भर जाते हैं ना बबीता, तो जल प्रलय आएगी और सब लोग क्या होंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। फिर वो शिप आएगी जिसमें कुछ लोगों को बचाया जाएगा, हुआ था पहले भी आई, ये प्रलय आई भी है, ठीक है ना। तो फियर डेथ बाय वाटर, ये वो उन कार्ड से एक सलाह भी देती है आपको। क्या कह रहे हैं, विदेश में, हाँ दुबई में आगे देखो अचानक बाढ़ है, रेगिस्तान के अंदर। अब उसमें आज तो पढ़ रहा था कि शायद जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का फर्क है आज, लेकिन उस दिन ये आई थी कि शायद उन्होंने कृत्रिम बादल बनाए थे और वो दूसरी ओरिजिनल वायु से मिल करके फटके वो बारिश हो गई। पर आज का यह है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना बार बार, इसकी वजह से हो रहा है। पृथ्वी दिवस भी आज, हाँ तो सही बात है, आज ये उस मौके पर ये वेस्टलैंड पोएम सही है। आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल, जो भी बात करता है लोग कितने इरिलीजियस हो रहे हैं, ये कह रहा है मैं लोगों की भीड़ देखता हूं। तो कितनी सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश सिंपल है, पर बीच बीच में क्या आ रहे हैं, रेफरेंस आ रहे हैं, और बात कहाँ खत्म कहाँ शुरू होती है ये पता चलता है। फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, देयर इज नो क्लियर शिफ्ट फ्रॉम वन एपिसोड टू अनदर, और एंजेममेंट्स हैं, इससे थोड़ी पोएम ऑब्सक्योर हो जाती है। वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, ये दुनिया ना एक रिंग में घूम रही है। एक रिंग में मतलब ऐसे चक्कर लगा रही दुनिया, बस सुबह घर से निकलती है, पता नहीं कहां जाती है, क्या करती है, और वापस रात को घर आती है। सुबह सब निकल रहे हैं एक साथ और सब पहुंच रहे हैं एक साथ। कितनी भीड़ है रोड पे, देखो आप। जयपुर शहर जो राजस्थान के सबसे बड़ा शहर है, खासकर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, क्राउड को लेकर के, आप बाहर जाके देखो कि ये लोग, इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। गांव के रोड पे इतने लोग एक साथ दिखाई दे तो भाई साहब पूरा गांव बाहर आ जाए देखने के लिए। यहाँ रोजाना काम है, रोजाना पब्लिक पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। रिंग ऑफ द क्राउड, थैंक यू। अचानक कोई बात आ रही बीच में, किससे बात कर रहा है, किसको थैंक यू कर रहा है, कौन किसको कह रहा है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी ये टायरिसियस बता रहा है, बीच में मैडम सोसोस्त्रिस की बात भी चल रही है। मैडम सोसोस्त्रिस बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। वॉकिंग राउंड इन रिंग, एक रिंग में घूमते हुए ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, थैंक यू। अब ये मैडम सोसोस्त्रिस शायद टायरिसियस को बोल रही है या किसी और इंसान को बोल रही है भीड़ में, और क्या कह रही है, इफ यू सी डियर मिस्टर इक्विटॉन, मिसेस इक्विटॉन, अगर आपको मिसेस इक्विटॉन दिखाई दे। अब ये एक नाम आ गया पर्टिकुलर, और आपको ध्यान है कि इससे कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स आ जाते हैं, उन पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो मिसेस इक्विटन इज अ कॉमन नेम ऑफ दैट टाइम कस्टमर्स, ये ना कस्टमर का कोई नाम है, कॉमन नेम है। तो ये शायद मैडम सोसोस्त्रिस की कोई कस्टमर है जो अपनी किस्मत दिखाने आई होगी, इसको अपना भाग्य बताने आई होगी, किस्मत दिखाने आई होगी। मिसेस इक्विटॉन उनकी कस्टमर हैं, और ये कह रही कि अगर आपको कहीं मिसेस इक्विटॉन दिखाई दें, मैडम सोसोस्त्रिस किसी व्यक्ति को कह रही है, शायद तो टायरिसियस ही हो, कि अगर आपको मिसेस इक्विटॉन दिखाई दें मिसेस इक्विटॉन, टेल हर, उनको बता देना, आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, कि मैं खुद ही
उसकी हॉरोस्कोप उसके घर ले आऊंगी। क्यों? इसके पीछे बैकग्राउंड समझो। 19th और 20th सेंचुरी में जब ये दौर चल रहा था, उस समय ना ब्लैक मैजिक और ये टैरेट कार्ड और हॉरोस्कोप देखना, बताना, काले जादू करना, इसका ना इंग्लैंड में ज़बरदस्त दौर चल रहा था। जब लोगों में अशांति होती है ना, शांति नहीं होती, लोग बाबाओं के चक्कर में जाते हैं। जिसकी ज़िंदगी सही चल रही है ना, टाइम टू टाइम वो खाना कर रहा है, काम कर रहा है, उसको मतलब नहीं होता। लेकिन जब आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता और आपकी ज़िंदगी में बुरा बुरा होता रहता है, तो फिर आपको इनका सहारा लेना पड़ता है। तो ये लोग क्या है कि पहले जो 78 कैरेट वो टैरेट कार्ड से लोग भविष्य बताते थे, वो उसका एक पॉजिटिव यूज़ होता था कि भाई बारिश कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी, कम आएगी, ये लोग पूछते थे ताकि फसल उस हिसाब से उगाएं, उस हिसाब से इंतज़ाम करें। तो वो एक अच्छा उद्देश्य था, अच्छे पर्पज़ के लिए होता था। अभी आजकल किसी पे डोरे डालने, किसी को पागल बनाना है, किसी को बर्बाद करना है, तो उसके लिए झाड़ फूंक और ये काम करना, बर्बाद करना और वो करना। गांव में खूब सुने होगा मीनाक्षी, काहे न कहीं करामेली से मारा मारा मैंने बोल भी गुना। अरे ऐसे लोग बोलते हैं काहे न कहीं करामेली से मार के ऊपर। हाँ, तो ये कराने का काम, किसी को ऐसे करने का काम, बर्बाद करने का गलत तरीके। तो इंग्लैंड में ये चीज़ें ना बैन कर दी, इनको बैन कर दिया, प्रोस्क्राइब कर दिया इनको। तो वो डर रही है कि कोई पुलिस वाला ना पकड़ ले। घर पे कस्टमर आएगा हॉरोस्कोप लेने, पुलिस पूछे भी कहाँ जा रहा है, कि मैं तो अपनी जन्म पत्री लेने जा रहा हूँ। चला इधर साइड में, किसके पास जा रहा है, उसको बुला ला इधर। तो मैडम सोसोस्त्रो डरी हुई है, तो कह रही कि अगर तुम्हें मिसेस कीटोन दिखाई दे, उनको बता देना कि उसकी हॉरोस्कोप मैं खुद ही ले आऊंगी। आगे देखना वो लाइन और समझ में आएगी आपको। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। आजकल ना लोगों को क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। कब कौन पुलिस वाला पकड़ ले कोई भरोसा नहीं है, कब कोई ईडी वाला पकड़ ले कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इसलिए भैया चुपचाप अपने काम करते रहो, फालतू बोलो मत, और किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ तो बिल्कुल मत बोलो, ठीक है ना। हाँ, तो कब क्या लपेटे में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। अनरियल सिटी, ये देखो फिर एक नया एपिसोड, नई बात शुरू। मैडम सोसोस्त्रिस की बात जो हमने कल शुरू करी थी लास्ट क्लास में, वो खत्म हो गई। अनरियल सिटी, ये इलियट का लंदन की बात कर रहा है। अनरियल सिटी कौन है यहाँ पे, लंदन है ना, लंदन। लेकिन इसका जिक्र ना दांते ने भी किया है। अनरियल सिटी वो कौन सा शहर बताता है, उसका एक इन्फर्नो, हेल, लिम्बोआ, और एक फ्रेंच पोएट है चार्ल्स ब्लॉडमेयर, उनका पेरिस, उसको भी, वो पेरिस को भी कई बार वो कहते हैं अनरियल सिटी। ये ज़माना ऐसा है, लोग परेशान हो रहे हैं और अपने शहर को, लंदन जो है ना, ये बहुत पॉपुलेटेड हो गया, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई, पोल्यूटेड हो गया, पोल्यूशन खूब बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्राउड हो गई है। और नाउ लंदन सिटी इज स्मोकिंग, स्टिंकिंग एंड सफोकेटिंग। मेरे शब्दों का जादू देखा आपने, एस 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 बोल रहा हूं मैं, गौर करना, एलिटेशन है। शहर स्मोकिंग है, धुआं धुआं, जिधर देखो उधर धुआं, स्टिंकिंग, बदबू। बड़े, जितने बड़े शहर में आप जाओगे ना, आपको बदबू दिखाई देगी। जयपुर में रहोगे बदबू दिखाई देगी, दिल्ली चले जाओ और ज़्यादा, और मुंबई चले जाओ पागल हो जाओगे आप, इतनी बदबू है वहाँ। ट्रेन से गुजरोगे ना, वो लोकल ट्रेन आती है वहाँ की, उसके बगल में लोग आपको बैठे पोटे करते दिखाई देंगे, गलियों में उधर उगलापन, गंदगी, हद है उसकी, मतलब। हाँ, जूहू बीच में चला गया मैं विकास अभी कुछ दिनों पहले, ये 1 साल ही हुआ है शायद अभी। हाँ, और इतनी गंदगी जूहू बीच पे आप सोच नहीं सकते, फुल, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, पागल हो आप, क्या मज़ा ही नहीं है घूमने में आपको। मरीन ड्राइव फिर भी थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छा है, पर वो ड्राइव पे रोड ज़्यादा है, बीच कम है वहाँ पे। हाँ, तो जितने बड़े शहर में जाओगे ना, वो रियल लगेंगे ही नहीं आपको, अनरियल। तो लंदन तो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से, तो अनरियल है, सफोकेटिंग, दम घुटेगा आपका।
स्टिंकिंग, स्मोकिंग, डर्ट, ड्रग्स, डर्टनेस, गार्बेज, वेस्टलैंड, हर चीज बेकार। तो इलियट का जो लंदन है, अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ विंटर डॉन। आप देखना सर्दियों में सुबह सुबह विंटर डॉन आपको वहां पर एक ब्राउन फॉग दिखाई देगा, पूरा शहर एक ब्राउन फॉग के अंडर में। जितने ज्यादा पॉल्यूटेड शहर होंगे ना, वहां उतनी ज्यादा धुंध आपको दिखाई देगी। धुंध गांव में भी आती है, कोई डाउट नहीं है, पर जैसे धूप आती है ना, वो धुंध हट जाती है। शहरों में वो धुंध पूरे दिन दिन भर नहीं हटती। दिल्ली में जाके देखो आप, दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से आता है वो। मुंबई तो क्या है, फिर भी वो समुद्र के वजह से पोल्यूशन हट जाता है, धुआं हवा उसको ले जाती है, लाती है, इसलिए साफ सा रहता है वो। जो नीचे ज़मीन पे गंदगी करोगे तो वह उसका तो वो नहीं कर सकते कुछ। बाकी एयर वहाँ आपको दिल्ली के मुकाबले साफ मिलेगी। अनरियल सिटी है। यहाँ देखो फोग क्या कह रहा है, ब्राउन फोग। ब्राउन मतलब गंदा, काला, धुआं से भरा हुआ, स्मोकिंग, स्मोक कहते हैं आजकल इसको। स्मोक प्लस फोग क्या होता है, स्मोग। तो ये स्मोग है, उसके चारों तरफ फोग से ढका हुआ है। ए क्राउड फ्लॉड ओवर लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज वहां का एक है ना माइल स्टोन है, खूबसूरत जगह है लंदन ब्रिज। जैसे जयपुर का जिक्र आते हवा महल दिखाई देते हैं ये लोग, टीवी पे हवा महल दिखाई देगा आपको, ऐसे ही अगर आपको लंदन की बात हो रही तो क्या दिखाई देगा, लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे भीड़ बह रही है, क्राउड फ्लोड, चल नहीं रहे, ठुसम ठास हो रहे हैं, पूरा ऐसे भीड़, कोई हजारों लोग जा रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। सो मैनी, बहुत ज्यादा। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मौत का डर आपको इतना अनडन कर देगा, इतना बर्बाद कर देगा। कल ये मौत के डर की बात कर रहा था कि मैंने लोगों को मौत से डरते हुए देखा है। ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, ध्यान है आपको, कल लास्ट क्लास जिक्र कर रहे थे हम लोग। ये मुट्ठी भर जो लोग, ये जो मोर्टल लोग हैं, ये सब में क्या है, मौत का डर है। सुबह आपके जो शेडो ऑफ डेथ है वो आपके पीछे चल रही है, और शाम को आपसे मिलने के लिए आतुर हो रही है कि मौत आ रही है। डर खाया रहता है। इन लोगों में भी डर है कि क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, और बाद में क्या होगा, और फ्यूचर में क्या होगा। उस डर की वजह से बेचारे कमाने में लगे और आज को बर्बाद कर रहे हैं। वो जो आज आपका बेस्ट टाइम है उसको आप जी नहीं रहे हो। किस चिंता में भाई, आप सरकारी नौकरी तैयारी क्यों करना चाहते हो, फ्यूचर ठीक हो जाए, फ्यूचर, पैसा नहीं, पैसा तो प्राइवेट जॉब में भी आ रहा है खूब आपके पास, कर ही रहे थे, कॉलेज में पढ़ा ही रहे थे आप, लेकिन भाई फ्यूचर नहीं है इसके अंदर। फ्यूचर किसमें है, वो तो गवर्नमेंट जॉब। तो इस फ्यूचर के चक्कर में लोग प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, मन में नहीं है। वेस्टलैंड क्यों पढ़ता नहीं भाई, तू बता, और पढ़ना पड़ रही, क्या करूं, फ्यूचर के चक्कर में वो करना पड़ रहा है जो इच्छा ही नहीं है। हमको बर्बाद कर दिया। साई, शॉर्ट, शे, आहें भर रहे, कल पूछा था आपने विकास, साई यानी आहें भरना, रो रहे हैं, आहें भर रहे हैं, लाइफ लगती है शॉर्ट। इनफ्रिक्वेंट, इनफ्रिक्वेंट मतलब रेगुलरिटी लाइफ में है ही नहीं, फ्रिक्वेंटली कुछ है ही नहीं, कभी भी कुछ भी हो रहा है जिंदगी में। सबकी मंजिल एक है, सबकी मंजिल, आपकी मेरी सबकी एक ही मंजिल है, डेथ। बबीता आखिर में सबको कहां जाना है, बस तुम रास्ता कैसे तय कर रही हो, ये रास्ता कैसे तय कर रही हो, और मैं रास्ता कैसे, मंजिल एक है, बस पे चलने के तरीके क्या है हमारे। और उस जब मंजिल एक है ही, मरना ही है तो क्यों ना अच्छे से मरा जाए। मरना तो है, बट लोग डरे हुए हैं, उस चक्कर में वो सब कुछ भूल रहे हैं और केवल काम में लगे हुए हैं। सुबह से शाम काम में लगे हुए हैं। क्राउड एक रिंग में घूम रही है, बस घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। जीवन में कोई सुख नहीं भोग रहे, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि भगवान के पास जाओगे तो कमाओगे क्या, ये डर है ना। साहब मैं तो मंदिर में सारा दिन बैठ जाऊँ कल से, अरे तो खाएगा क्या, भविष्य में आज तो खा लेगा, बाद में क्या होगा। उस मौत के डर के चक्कर में, फ्यूचर के चक्कर में आप किसी को याद नहीं कर रहे। वो कहना चाह रहा है
ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, और हर आदमी के जो पैर है ना वो कहाँ टिके हुए हैं? बिफोर हिज फीट, अपनी आंखों के, अपने पैरों के सामने, नीचे देख के चल रहे हैं, नीचे बस जाए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कमर झुकी हुई, गर्दन नीचे, या तो शायद काम के बोझ में उनके कंधे और आंखें झुक गई है, या शर्म के मारे कि जब वो भगवान के मंदिर के सामने से गुजरते हैं ना, उधर देखते नहीं है, गर्दन नीचे करके निकल लेते हैं। ये नहीं कि मंदिर में जाएं, टनटनी हिलाएं, घंटी बजाएं ना, सीधा रे कौन देगा, फालतू पाप देगा भगवान, चलो सीधे चलो। देख कर क्या कर देते हैं हम लोग? अनदेखा कर देते हैं। शायद शर्म है, कोई डर है, या फिर कोई बोझ है, पर गर्दन झुकी हुई है, आंखें झुकी हुई है, शर्मशार है आदमी। जिसने पैदा किया उसी के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसको याद ही नहीं कर रहे हो। देखो अभी ये सारी बातें तो समझा रहा हूँ मैं, एक दिशा में समझा रहा हूँ, समझ में आएगी चीजें आपको। फ्लोट अप द हिल, ये जो बहाव है भीड़ का, कभी ऊपर की ओर पहाड़ की तरफ जा रहा है, लंदन में ऊंचाई वाली जगह भी होगी, गहराई वाली जगह भी होगी, डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, और कभी घूमते हुए किधर जा रहा है? मैं बता रहा था किंग विलियम स्ट्रीट जगह का नाम है, गली का नाम है लंदन के अंदर, कभी पहाड़ी की ओर, कभी किंग विलियम स्ट्रीट की ओर। टू वेयर सेंट मैरी वूलनट कैप्ड द आर्स, इन गलियों में, किंग विलियम स्ट्रीट में या इधर कहीं भी जो गलियां हैं लंदन की, उनमें एक जगह है सेंट मैरी वूलनट। वूलनट ये चर्च है, ए नेम ऑफ चर्च इन लंदन सिटी। उन गलियों में चर्च भी है। कैप्ड द आवर्स, जो घड़ी में समय बता रहा है। देखो अंग्रेजों के यहाँ ना चर्च में घड़ी रखते हैं, बड़ी घड़ी होती है, देखो ना वो बड़ी घड़ी होती है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद घड़ी का वो घंटा बजता है, वो 1 घंटे में बजता है शायद, तो वो बताता है कि भाई अब याद कर लो भगवान को, अब याद कर लो, अब याद कर लो, पूजा का टाइम हो। जैसे चर्च में घड़ी होती है उससे पता चलता है, अपने मंदिर में वो घंटी बजा देते हैं, आरती का टाइम हो गया साहब, चलो अब तो याद कर लो भाई भगवान, ऐसे ऐसे नहीं, लाइट वाइट करके पता नहीं कैसे करते हैं लोग, है ना। मैं देखता हूँ माँ भी करती रहती है, तू भी कर ले, मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं क्या है, जो पता ही नहीं चलेगा ढंग से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो लोग करते ले। और मुस्लिम लोगों में अजान लग जाती है, उसे पता लग जाता है कि भाई टाइम हो गया पूजा करने का। तो हर धर्म में व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। कैप्ड द आवर्स विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9। देखो ये कह सकते हो 9 बजाने का उसने साउंड कर दिया, कैप्ड द आवर्स विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9। इस 9 को 2 तरह समझो आप। एक तो चर्च की बात हो रही है, चर्च में घड़ी लगी हुई है, और वो 9 बजे का आपको बताती है कि भाई अब पूजा का समय हो गया, बोलता ना 9वां पहर। ये लगभग ये बात है, जीसस क्राइस्ट जो थे ना हमारे, उनको 3 अप्रैल को, मैं बता रहा था पिछली क्लास में भी, 3 अप्रैल को, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, उस समय बताया था आपको मैंने, 3 अप्रैल को इनको क्रूसिफाई किया गया था, और समय था दोपहर के 3 बजे, 3 PM, और वो सुबह से लेके 9वां घंटा होता है। बस सुबह 6 बजे दिन उगा, और 6 में 9 घंटे जोड़ो, 6 से 12 और 3 हो गए ना, तो 3 बज गए। 3 बजे भगवान को क्रूसिफाई किया गया था। तो कम से कम उस समय तो याद कर लो, जीसस क्राइस्ट आप चले गए, वापस आओ, हमारी ज़िंदगी में आओ, याद करना चाहिए। लेकिन ये उस समय भी याद नहीं करते, क्योंकि 9 to 9 जॉब कर रहे हैं। आप देखना बड़े शहरों में 10-11 बजे ऑफिस है, जैसे मुंबई में अगर आपका 11 बजे ऑफिस है, 10 बजे ऑफिस है, तो आपको 8-9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। 1.5-2 घंटे से पहले आप जयपुर में नहीं पहुंच सकते आप। यहाँ पर भी अगर एक कोने से, जैसे हमारे आम से लोग सीतापुरा काम करने जाते हैं, लगभग 30 किलोमीटर है, 1.5 घंटे से पहले पहुंच नहीं सकते आप, पूरा शहर क्रॉस करना है आपको, 1 घंटा तो लगेगा। और ये तो जयपुर जैसा छोटा शहर है जहाँ जॉब वॉब लोग आसपास में कर लेते हैं। आप बड़े शहरों में चले जाओ, वहाँ तो आपको 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। तो 9 बजे घर से निकले और घर रात को कितने बजे पहुँचोगे? 9 to 9। ये वो मतलब भी हो सकता है आदमी इस काम में इतना बिजी हो रहा है, सुबह 9 बजे निकलता है, रात को 9 बजे आता है, तो कहाँ भगवान के लिए समय उसके पास। चर्च की घंटियाँ बजती रहेंगी,
उसका कोई ध्यान घंटियों पर, चर्च पर, जीसस क्राइस्ट पर नहीं जाएगा, ठीक है ना। विद अ डेड साउंड, वो साउंड आएगा तो सही, पर उसके लिए वो साउंड क्या है, डेड है, सुनाई ही नहीं देगा, कान बंद कर रखे हैं उसने। अरे घंटियां आपको बजती नहीं, बस सुनती नहीं सुनती मंदिर घंटियां, अब तो सुनना ही बंद हो गई, सुनना ही बंद हो गई लोगों को। पहले मैं बताता हूँ, पहले बता रहा था कि अपने गांव में लोग मंदिर घंटी बजती तो लोग पहुंचते थे, पता से मिलेंगे, प्रसाद मिलेगा, कुछ मिलेगा, और घंटी बजाते थे, लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, हालचाल पूछ लेते थे। जैसे हम नानी के जाते तो मुझे याद आता है कि काम होता था हमारे गांव में भी है मंदिर नरसिंह भगवान का, वहां पर लोग प्रसाद लेने जाते हैं, चने का और वो कुछ मिलता है, अच्छा हलवा, एक हलवा मिलता है देसी घी का बढ़िया हलवा, तो वो मतलब बढ़िया, तो वो उसके लिए बच्चे चले जाते हैं, इस बहाने ही करते हैं भाई, तो लोग बच्चे आए घंटे बजाएं कम से कम। लेकिन आजकल कहाँ, आप और आप कब गए थे बताओ लास्ट में, कोई त्योहार वाले दिन जाते हैं लोग, वो भी घर वाले कह दे तो। विद अ डेड साउंड, डेड साउंड है, देर आई सो वन आई न्यू, देर आई सो वन आई न्यू, और उसी भीड़ में मैंने एक आदमी देखा जिसको मैं, वो जो लंदन ब्रिज पे जो फ्लो हो रहा था क्राउड का, जो कभी अप द हिल कभी डाउन टू द वो स्ट्रीट, किंग आर्थर जो सेंट का स्ट्रीट में घूम रहे हैं, उस चर्च के आसपास मैरी वूलनथ, मैंने एक आदमी देखा। आप मान लो लंदन ब्रिज पे देखा होगा भीड़ के अंदर, टायरिसियस में, एंड स्टॉप्ड हिम, आई मतलब टायरिसियस, वो आई तो वही रहेगा जनरली, कोई बीच में चेंज हो जाता है। अब ये ना नई बात शुरू हो गई, ये नई बात शुरू हो गई उसी से अलग। स्टॉप्ड हिम, मैंने उसे रोका, क्राइंग स्टेटसन, अरे स्टेटसन कहाँ हो, कहाँ हो तुम, कहाँ जा रहे हो स्टेटसन, यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट माइले, अरे तुम तो मेरे साथ एक बार शिप्स एट माइले में थे। शिप्स एट माइले मतलब ये एक वॉर था, नेवल वॉर, ये नेवल वॉर हुआ था एक कार्थेज और रोम के बीच में, बिटवीन रोम एंड कार्थेज, 260 बीसी में, अपने नोट्स में जिक्र कर रखा है मैंने वाला, एक नेवल वॉर था 260 बीसी, उसमें टायरिसियस था कमांडर और स्टेटसन था कोई एक कॉमरेड, सिपाही रहा होगा, कुछ रहा होगा। चंचल शर्मा, डेड साउंड मेटाफर है क्या, कह सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, ठीक है, दैट, ठीक है ना, मेरे साथ तुम थे, तो वो अबे वो 260 बीसी, यानी कि ईसा मसीह से भी 260 साल पहले, तो ये स्टेटसन इतने साल जी सकता है क्या भाई। टायरिसियस तो इमॉर्टल है, उसने स्टेटसन को देखा, शायद गोश्त वोश देखा होगा, पता नहीं क्या देखा, कौन आदमी है, बट ऐसा है कि साथ लड़ाई हुई थी एक, जिसको शिप्स एट माइली कहते हैं, और उसमें लड़ा था टायरिसियस, स्टेटसन उसका कोई कॉमरेड था, उसको बोला तुम यहाँ कैसे भाई, तुम तो मेरे साथ थे। दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, देखो क्या रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इजिप्ट में ये परंपरा थी कि वो लोग ओसाइरिस, क्योंकि वो वापस आ गया था, रीबर्थ हुआ था, तो ऐसे ही फसल हो, वेस्टलैंड से ग्रीनलैंड बने, तो इनके यहाँ परंपरा है इजिप्ट के अंदर कि वो ओसाइरिस जो गॉड ऑफ फर्टिलिटी हैं, उनके एफिजी, उनके पुतले को कुछ गेहूं, कुछ अनाज, ग्रेन्स के साथ और ज़मीन में गाड़ देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, पानी डाल देते हैं, मतलब वही पानी में डाल दिया और ज़मीन में गाड़ दिया। अब कुछ दिनों बाद उस ज़मीन में से पौधे उग जाते हैं, तो वो रीबर्थ का है ना, जैसे हमने पढ़ा था, वापस आ गए, पौधे आ गए, मरे पौधों को उस पुतला डाल दिया, भाई फसल अच्छी हो, संकेत के लिए करते थे। तो ये वही बात को देखो वहां पर आ गई, दैट कोप्स यू प्लांटेड, कोप्स होता है डेड बॉडी ऑफ मैन, ये डेड बॉडी ऑफ ओसाइरिस हो सकता है, ओसाइरिस
डेड बॉडी ऑफ ओसारिस, इसका एफिजी पुतला। दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर तुमने जो कॉप्स गाड़ी थी, यानी तुमने जो बीज उगाए थे इन योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन में। कौन किससे बात कर रहा है? टायरिसियस स्टेटसन से बात कर रहा है, पुराना रेफरेंस दे करके। हैज इट बिगन टू स्प्राउट, क्या वहां से स्प्राउट होना शुरू हो गया, पौधे उगना शुरू हो गए क्या? विल इट ब्लूम दिस ईयर, क्या इस साल फूल आए जो तुमने लास्ट ईयर उगाया था? क्या फूल उगे क्या? जो तुमने मेहनत की उसका कुछ फायदा हुआ क्या? और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बेड, या फिर अचानक आने वाली फ्रोस्ट ने, फ्रोस्ट होता है ठंड, पाला पड़ता है ना इसे, तो जो अचानक जो ठंड आती है, विंटर, सडन विंटर, कोल्ड वेव्स, आइस, स्नो, डिस्टर्ब इट्स बेड। बेड यहां पर बिस्तर नहीं है, बेड होता है क्यारियां, जिसमें क्यारी में पौधे उगाते हैं ना अपन। क्या ठंड ने तुम्हारी क्यारियों की, खेत की फसल को कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिया, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अचानक जो स्नो आ गई, कई बार ना अचानक बारिश आती है, अचानक इस तरह से होती है तो चीज़ें बर्बाद हो जाती, तो कहीं बर्बाद तो नहीं हुई? ओ कीप द डॉग फार हैंड्स, तुम्हें काम करना, डॉग को थोड़ा दूर ही रखना, डॉग को थोड़ा दूर रखना। डॉग कौन है यहाँ पे? देखो ये जो डॉग का जिक्र है ना, ये वेबस्टर भी जिक्र करता है अपने द वाइट डेविल नाम से। उसने एक नॉवल लिखा था। वेबस्टर जो सी ट्रेजेडीज लिखता है, उसने एक वाइट डेविल, द वाइट डेविल, मैंने अपने नोट्स में जिक्र किया आपके लिए। वेबस्टर का वाइट डेविल है, उसमें वो डॉग का जिक्र करता है। डॉग यहां पर कौन है? सिंबल ऑफ इरिलीजन, अधर्म का संकेत है, सिंबल है डॉग। वैसे तो देखो इंसान का दोस्त होता है ना? कौन होता है? इंसान का दोस्त होता है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है, दोनों बातें हैं कि इंसान का दोस्त है, लेकिन कभी कभी डॉग भी धोखा देता है। और अब ना डॉग अपन बुरे के लिए बोलते हैं, जब किसी को गुस्सा आता है, बेकार लगता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? हिंदी में बोलते हैं हम लोग वैसे तो, बट आप उसको डॉग इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है ना? तो कीप द डॉग फार हैंड्स, कुत्ते को इस क्यारी से दूर ही रखना, जहां आपने कॉप्स गाड़ी हैं, जहां बीज लगाए हैं, जहां आप ग्रीनलैंड बनाना चाहते हो, तो करप्शन को दूर रखना, अधर्म को दूर रखना। डॉग को सिंबॉलिक मीनिंग भी है और वैसे मीनिंग भी। कुत्ता अगर खेत में चला जाएगा तो क्या कर देगा? फसल को बर्बाद कर देगा ना। तो कीप द डॉग फार हैंड्स, कुत्ते को जो है आप क्या करना? यहां से थोड़ा दूर ही रखना। दैट्स फ्रेंड टू मैन, वैसे तो आदमी के लिए क्या होता है? दोस्त होता है, दिखने में अच्छा लगेगा, मतलब दोगला जो आदमी होता है ना, उनके लिए यूज करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आपको दिखने में आपके दोस्त लगेंगे, मित्र लगेंगे, क्योंकि आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्मूथ ऑपरेटर होते हैं और आपके लिए बर्बादी का रास्ता ढूंढते हैं वो। तो कह रहा है विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन। ये जो डॉग है ना, ये अपनी नेल से, अपने जो नाखून है पैर के, हाथ के, उन नाखून से ही विल डिग इट अप अगेन। जो तुमने कॉप्स गाड़ी, जो तुमने बीज गाड़े, जो तुमने अच्छाई के बीज गाड़े हैं, बैरी किए, उनको क्या करेगा? उखाड़ के बाहर कर देगा, क्यारियों को स्पॉइल कर देगा। तो विंटर कर देगी, या तो ये चीज कर देगी। यू हिपोक्रिट लेक्चर, मॉन सेम्बलेंस, मॉन फ्रेयर। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, वो 3 बार हमने पढ़े थे ना कल, वो जर्मन वर्ड्स थे, वो 3 बार जर्मन थे, ये फ्रेंच वर्ड्स आए हैं। और ये फ्रेंच पोएट बॉदलेयर, चार्ल्स बॉदलेयर, उसकी एक कविता थी टू द रीडर नाम से उसकी पोयम थी एक। उस पोयम में ये लाइन बोलता है वो, टी.एस. eliot ने पढ़ रखी थी और वहां से यहां जोड़ दी उसने। क्या लाइन है वो?
यू हिपोक्रिट, जैसे डॉग को भी हिपोक्रिट बताया गया यहाँ पे। ये लोग आपसे सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में ये अधर्मी होते हैं, इरिलीजियस पर्सन होते हैं। तो यू हिपोक्रिट लेक्चर, लेक्चर यानी रीडर, वहां पे रीडर होता है ना। ये वैसे तो लेक्चरर होता है पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला तो होता है रीडर, पढ़ाने वाला सबसे पहले क्या होता है, पढ़ने वाला होता है। ध्यान रखना, एक गुड रीडर ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। यू हिपोक्रिट, हिपोक्रिट मतलब डबल डीलर, ए वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, दिखने में अच्छे लगेंगे लेकिन वास्तव में अंदर से क्या होते हो, बुरे। यू हिपोक्रिट रीडर, मॉन सेम्बलेबल, सेम्बलेबल ये फ्रेंच वर्ड है, वैसे तो मुझे नहीं आती फ्रेंच ट्रूली, बट थोड़ा पढ़ के आते हैं, देख के पता है कि रिजेंबल से जोड़ लो इस वर्ड को आप। रिजेंबल क्या होता है, शक्ल मिलना। तो तुम दिखने में मेरे जैसे लगते हो, तुम दिखने में मेरे फ्रेयर, फिर होता है फ्रेटर्निटी, सुना हो आपने, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तुम दिखने में मेरे भाई हो, ब्रदर हो, माय ब्रदर, माई सेम्बलेंस, सेम्बलेंस यानी सेम्बलेबल, जो मेरे जैसे लगते हो, है ना, मेरे जैसे लगने वाले हैं, एक जैसे, लाइकलीनेस, एक जैसे। यूपोक्रिट लेक्चर, मॉन सेम्बलेबल, मॉन फ्रेयर। एक गेम ऑफ चेस है तो सही इसमें, वो कैसे करा नहीं है, सही काम हो गया अपना। पहला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरे पार्ट बात करते हैं। एक गेम ऑफ चेस है ना दोस्तों, ये अपने इसने क्या बोलते हैं, टीएस इलियट ने, ये मैंने आपको जिक्र किया था, कहाँ से लिया बबीता इसने, एक गेम ऑफ चेस का टाइटल, बिना पेज पलटे बताना है अनिल। बबीता ये गलत बात है, उम्मीद थी मुझे आपसे। संगीता जी, अरे वाह लड़की, मजा आ गया, अच्छा बड़ा, बहुत अच्छा जवाब दे रही है आज। और अब जिम्मेदारी संभालो, इस क्लास में प्रतीक नहीं है, विभूति नहीं है, कोई तो जिम्मेदारी संभालो भैया, पढ़ के आओ। और किसने लिखी थी वो, जॉन मिडल्टन, 1624, जकोबियन एज का था वो। उस मिडल्टन ने 2 किताबें लिखी जिसमें एक गेम ऑफ चेस की बात होती है। मिडल्टन ने एक लिखी, ए गेम एट चेस, और एक लिखी बी वेयर वुमन, बी वेयर वुमन, औरत को औरत से सावधान रहना चाहिए। उन दोनों में चेस गेम की बात करता है। और चेस गेम का जिक्र एक्चुअली यहाँ पर है ऐशो आराम, मस्ती, सेक्सुअलिटी, रिलेशंस, मतलब उस सेंस में, ये थोड़ा मतलब सेक्सुअल सेंस में है। तो आप देखना, इस पूरे पार्ट में 2 लड़कियों की बात करेंगे, 2 महिलाओं की। एक अमीर घर की है, तो बहुत अच्छे से तैयार होकर, भव्य शानदार घर है, और अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है कि वो आएगा और दोनों की मैटिंग होगी। एक गरीब महिला है जिसका पति युद्ध पे गया हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लिल, और उसका पति आने वाला है, टायरसियस, और वो पब में बैठ के शराब पी रहे हैं, और वो बिल्कुल तैयार नहीं है, सूगली सी लग रही है, नहाई धोई नहीं, दांत ऐसे गिरने वाले और बाल बिखरे हुए। भाई तू जा थोड़ा सा हुलिया चेंज कर। ये पहली वाली अमीर महिला पूरा हुलिया बाकायदा चेंज करके, मेकअप वेकअप करके, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई, चमाचम हो रही है वो, और इंतजार कर रही, और वो बेचारी बाहर बैठ के अपना दुखड़ा हो रही। तो पर दोनों ही वेट तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उसके ऊपर है, गेम एट चेस, मिडल्टन से नाम टाइटल लिया गया। द चेयर शी सैट इन, ये शी कौन है, अब कोई महिला है अमीर घर की, सोशलाइट, सोशलाइट बढ़ाया था ना अपने यहाँ पे। ये कह सकते हो कि शायद या तो ये डीडो है, डीडो एंड इनीस, डीडो एंड उलिसिस, इनीस, डीडो एंड इनीस का इनिड, वर्जिल का इनिड में जिक्र है। वर्जिल ने लैटिन भाषा में इनिड नाम से एपिक लिखा था, इनका जिक्र दे रखा है नोट्स में ना, आप सुन लिया करो कहानी, इसलिए आप घर जाके बार दोबारा पढ़ा करो। फिर आगे मैंने इनकी एक्सप्लेन दे रखी है लाइन्स की, वहाँ से देख के लिख लिया करो, पहले लिख लो कल से था,
सर ने दे रखा है, मैं साइड में पहले लिख लेते हैं इनकी मीनिंग क्या है ये, ताकि आप तैयार रहो। अच्छी मेहनत करनी तो खुद को पड़ेगी, आप पास तभी हो गया। तो डीडो नाम की एक महिला है जो कार्थेज की रानी थी, और मैं आज भी पढ़ रहा था उसके बारे में, ऐसे गूगल कर रहा था, आप भी किया करो। तो वो ना उसका रिश्ता इनिस से रहता है, उसको एक्चुअली यूज़ करती है वो, ताकि रानी बनी रहे, योद्धा तो चाहिए, और उनके साथ में वो कई साल ऐसे रिलेशन में रहती है। फिर जील वो आगे फिर एक और कोई अटैक करता है, जूलियस सीजर था शायद, तो वो उससे भी रिलेशन बनाती है। तो डीडो थोड़ी सी करप्टेड हो गई, मतलब अलग अलग लोगों से उसने रिलेशन बनाया, और वो वेट कर रही है, उलिसस का मान लो या इनीस का मान लो, तैयार होके उसका वेट कर रही है। या फिर और अच्छा बात करो तो ये पुरानी कहानियों में भी है, और ये अपने इसमें क्या बोलते हैं, शेक्सपियर के क्लियोपात्रा एंटिनो में भी है, क्लियोपात्रा और एंटिनो उसमें भी है ना, क्लियोपात्रा एंटोनी करके है, एंटोनी उसका वेट कर रही है, क्लियोपात्रा एंटोनी का वेट कर रही है, ठीक है ना। और वो आएगा, मतलब एक कोई अमीर महिला है जो जैसे क्लियोपात्रा वेट कर रही थी, जैसे डीडो वेट करती थी, ऐसे ये महिला है, ये वेट कर रही है। द चेयर शी सैट इन, जिस चेयर पे बैठी हुई है ना, लाइक अ बर्निश थ्रॉन, वो किसकी तरह है, एक बर्निश थ्रॉन की तरह है। बर्निश होता है जैसे आग जलना, बर्न, जलता हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसे आग जलती है और चमकती है ना वो, तो शाइनिंग। ये जो जिस कुर्सी पर बैठी है ना, वो कुर्सी एक चमकते सिंहासन की तरह है, बर्निश थ्रॉन, शाइनिंग थ्रॉन की तरह है, एक चमकते सिंहासन की तरह है। ग्लोड ऑन द मार्बल, फर्श मार्बल वाला है, और मार्बल जो है, असली मार्बल जो पहले लगते थे राजा महाराजाओं के महल में, अब तो फिर भी नकली आने लग गए, उनकी घिसाई विसाई करके क्या गजब चमकते हैं वो। तो अब जैसे अब ये लाइट चमक रही ऊपर देखो आप, और अच्छा पॉलिश्ड जो फर्नीचर होता है उसमें भी एक चमक होती है। और अनिल, घर के सबसे महंगे काम कौन से होते हैं, ये फर्श का, फर्नीचर का, उसकी पॉलिश, बड़ी दुनिया है, अलग दुनिया है। इसके लिए आप आम आदमी नहीं करा सकता ना काम को, बिजनेसमैन या ऐसा नौकरी वाला जो रिश्वत की से कमाई आती हो, वही सोच सकता है इन चीज़ों को। 50-60 हज़ार वाला बेचारा घर काम चल जाए, उसके लिए वो बड़ी बात है बस। एनीवेज, तो दीदो है, ये तो क्लियोपात्रा है, उसका थ्रोन क्या शाइन मार रहा है, खासकर उस मार्बल में। वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रोट विथ फ्रूटेड वाइन्स, और वहां एक ग्लास है, शायद ये ड्रेसिंग टेबल का ग्लास है, ग्लास है नहीं कांच, सामने ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल जानते हो आप, जिसमें महिलाएं तैयार होती हैं, उनके मेकअप का सारा सामान होता है, सामने क्या होता है, कांच होता है, उसके सामने बैठी है। वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स रॉट विथ फ्रूटेड वाइन्स, उस ग्लास के नीचे जो पाए लगे हुए हैं, जो टेबल जिसपे टेबल होती है, ऊपर ग्लास लगा होता है, टेबल के ऊपर शानदार फ्रूटेड वाइन्स होता है, नक्काशी होती है, वाइन्स बेल बनती हैं। अच्छे फर्नीचर देखा होगा आपने, बेल्स बनाते हैं, बहुत महंगा काम होता है वो, आजकल लोगों ने कम कराने बंद कर दिए वो काम। उसमें लकड़ी वैसी आएगी, घिसाई होगी, उसकी पॉलिश होगी, डायरेक्ट सनमाइका चिपकाते हैं लोग बाग आजकल। ये क्या है इसके ऊपर, माइका, सनमाइका बोलते हैं, ये डायरेक्ट चिपका दिया इसके ऊपर, इसमें कोई जरूरत ही नहीं, ये ऊपर है लकड़ी का, पॉलिश नहीं करा, पेंट करा दिया इधर, वरना घिसाई होती है, पॉलिश होती है। तो फ्रूटेड वाइन्स होती है, उनमें फ्रूट की बेल, वो उसके ऊपर नक्काशी हो रखी है, उसके स्टैंडर्ड्स पे रोट यानी राइट रोट, ये वो लिखना, नक्काशी बनना। फ्रॉम विच, और इन फ्रूटेड वाइन में से गोल्डन क्यूपिडिन पीप्ड आउट, उसके ना बीच बीच में वो क्यूपिड देवता जो हैं,
और ड्रेसिंग टेबल है तो ड्रेसिंग टेबल तैयार होना, मेकअप, मतलब उसके अंदर लव के गोड बनाए हुए हैं। माहौल ही ऐसा है, वो चीज़ इसलिए होती है। आपके बेडरूम में चीज़ें ऐसी होंगी, पेंटिंग्स ऐसी होंगी, कलर ऐसा होगा ताकि आपको वो चीज़ के लिए प्रोवोक करे। तो क्यूपिड बना रखे। क्यूपिड ना अंधा सा होता है, छोटा बच्चा, पंख लगे हुए, तीर। समझ में आ गया आपको? क्यूपिड इनके लव है जो ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड बिकॉज क्यूपिड इज ब्लाइंड। क्यूपिड जो है गोल्डन गोल्डन कलर का क्यूपिड पीप्ड आउट, उन बेल में से झांक के बाहर देख रहा है, ऐसा ना चेहरा बाहर आ रहा है उसका। अनदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग। अनदर, एक और क्यूपिड है, ब्रेकेट में दे रखा है, एक इस तरफ क्यूपिड बना हुआ है, एक क्यूपिड दूसरे पाए पे बना होगा। हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग, उसकी आंखें जो हैं वो विंग के पीछे छिपी हुई हैं, विंग के पीछे छिपी हुई है। उसका विंग है, उसके पंख होता है ना, पंख होते हैं, वो ऐसे करके छिपा, देख नहीं रहा हो, एक में देख रहा है, एक में पंख के पीछे ही छिपी हुई। इमेजिनेशन करो आप, मतलब ऐसे शानदार टेबल बनी हुई है। डबल द फ्लेम्स ऑफ 7 ब्रांच कैंडेलेब्रा। कैंडल का स्टैंड है, कैंडेलेब्रा मतलब एक कैंडल स्टैंड, और इस पे ना 7 ब्रांच है। जैसे एक टेबल का स्टैंड है और इस पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्या बना रखी हैं, स्टैंड है। और इन सब पे क्या लगानी है, मोमबत्ती। समझ गया? तो एक उसी के पास में भाई आपको अपना चेहरा देखने के लिए पास में रोशनी तो होनी चाहिए। अब आजकल तो क्या करते हैं बबीता, उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही लाइट लगवा देते हैं। कितने घरों में ड्रेसिंग लाइट अभी तक नहीं, लेकिन कई घरों में है। खाती बोलता है साहब आपकी ड्रेसिंग टेबल पर लाइट लगा दो, किसी टेबल में लाइट लगाएगा? अरे साहब लगती है, लगती तो लगा देता, अगर लगती तो लगा दे। पहले ज़माने में क्या होता था, लाइट तो होती नहीं थी, तो रोशनी के लिए साइड में क्या रख दिया, कैंडल, ताकि आपको चेहरा उसमें दिखाई दे। तो कैंडलेब्रा एक कैंडल का स्टैंड जिसमें 7 ब्रांच हैं, उनमें फ्लेम्स निकल रही हैं, ऐसे फ्लेम्स। और वो फ्लेम्स जब आप कांच के सामने रखोगे ना तो डबल हो जाती है वो, भाई 7 तो इधर और 7 उसके अंदर दिखाई देंगी, डबल हो गई ना, वो डबल कर दी रोशनी। कांच में लगा दो चमक में जाती है, इसलिए तो लाइट को कांच के बीच में रखा जाता है ताकि रोशनी ज़्यादा हो जाए। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, वो जो उसकी लाइट है कैंडल की, वो उस टेबल जो शाइनिंग टेबल है उस पर भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है। एज द ग्लिटर ऑफ अर ज्वेल्स रोज टू मीट इट। और देखो वैसे ही वो बैठी हुई है, उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, और उस ज्वेलरी में जब वो रोशनी की चमक ज्वेलरी पे भी आएगी तो उससे भी क्या निकलेगी, एक शाइन निकलती है। आभूषण में भी चमक होती है, तो वो भी ग्लिटर, उसकी चमक जो है ज्वेल्स की, रोज टू मीट इट, मानो कि वो भी उस फ्लेम से मिलने की कोशिश कर। आधे ना उसकी रोशनी और उसकी रोशनी से मिलती जाती है, आपस में अलग चमक पैदा हो रही है, चकाचौंध बोलते हैं इसको हम लोग। वो हो रहा है उस डीडो या क्लियोपात्रा के ड्रेसिंग रूम में। फ्रॉम सैटिन, देखो ये कुछ वैसा ही जिक्र है जैसे कि जॉन, वो अपना ये एलेक्जेंडर पोप रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा के रूम की करता है, कुछ वैसा ही जिक्र हो रहा है। फ्रॉम सैटिन केसेस, वहां पे कुछ सैटिन केसेस रखे हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्स, सुंदर मखमली, उन बॉक्स के अंदर पोर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन, कुछ शीशियां सी रखी है जिनमें रिच प्रोफ्यूजन, इत्र, शानदार इत्र, महंगा इत्र उनमें, उन शीशियों में उड़ेला हुआ है, उन कंटेंट्स में रखा हुआ है। इन वायल्स, वायल्स होता है शीशी, वायल्स क्या होती हैं, इसको फाइल्स भी कहते हैं, वायल्स भी कहते हैं, वी की जगह पीएच लिख के भी करते हैं। शीशी, कांच की शीशी आती है ना, अब है ना इत्र वगैरह कांच की शीशी में रखा जाता है, या आजकल वो
अब तो मेटल में रखने लग गए, ये जो डिओड्रेंट्स वगैरह हैं वो तो मेटल में आने लग गए। पर आप देखना इत्र तो आज भी किस में रखा जाता है, कांच में रखा जाता है, प्रॉपर तो जगह इसकी वही है। तो द वायल्स ऑफ आइवरी, और भाई साहब अमीर है, वो शीशियां भी कांच की नहीं है, आइवरी की हैं। गरीब लोगों की होती है कांच की, इनकी हाथी दांत की। आइवरी क्या होता है, हाथी दांत, तो बहुत महंगा होता है। एंड कलर्ड ग्लास, और कुछ कलर्ड ग्लास में भी रखी हुई है, रंग बिरंगे कांच में, शीशियों में परफ्यूम रखा हुआ है। अनस्टॉपर्ड लग्ड और स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम्स, और वो परफ्यूम जो है ना अनस्टॉपर्ड है, उसकी खुशबू रुक नहीं रही है। लग्ड और स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम्स, उसके शरीर से भी वो सिंथेटिक परफ्यूम्स आ रही है। एक तो बॉडी की नेचुरल खुशबू होती है, एक होती है सिंथेटिक, जो परफ्यूम पाउडर क्रीम लगाते हो, उसकी खुशबू रेगुलर आ रही है, वो तैयार हो रही है, परफ्यूम लगा लिया है उसने। देखो ये होता भी है, महिलाएं जो होती हैं हाथी दांत की, वो आप पुराने औरतों से पूछना कि भाई जब पति आने वाला है, आपको पति के लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, नहाओ धो, लिपस्टिक लगाओ, मांग भरो, इत्र लगाओ, बालों में फ्लावर लगाओ। कई बार तो पति खुद ही लाता है फ्लावर। आप देखना बड़े पापा के टाइम के लोग जो थे, वो आते समय पान लाते थे, फ्लावर लाते थे। रंगीनियत पुराने ज़माने में भी खूब थी, और वो ज़बरदस्त थी। बल्कि आप पुरानी फिल्म देखोगे, महारानी नारी है, दासियाँ उसको चंदन लगा रही हैं, फूल गुलाब के फूल के उसमें लेटाया हुआ है उसको, तो वो राजा जी आने वाले हैं, उसके लिए फुल इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे ये कर रही है। अनग्यूवेंट, अनग्यूवेंट यानी क्रीम, ऑइंटमेंट, तरह तरह की क्रीम रखी हुई है वहाँ। पाउडर, लिक्विड यानी लिपस्टिक। ट्रबल्ड, कंफ्यूज्ड एंड ड्राउन्ड द सेंस इन ऑर्डर्स, बेचारी कंफ्यूज हो रही है, ट्रबल हो रही है, कौन सी क्रीम लगाऊं, लिपस्टिक का कौन सा शेड लगाऊं, कौन सा पाउडर छिड़कूं, ठीक है ना। इतनी सारी वैरायटी है। अपने पास तो क्या है बबीता, एक ही क्रीम है, फेयर एंड लवली, वो ही लगानी है। अच्छा आदमी हो चाहे औरत, सब वही लगा रहे हैं। ये आम तबके की बात कर रहा हूँ, अपने जो गरीब लोग हैं, बस ज़्यादा कोई दूसरी क्रीम ले आएगा, भाई तू बोरो प्लस ले ले, या आजकल वो खूब चल रही है, कौन सी आती है वो, तो बॉडी लोशन आता है, इसका ज़्यादा चलता है, वैसलीन। यस वैसलीन, आजकल वो चल रहा होगा। बस कुल मिलाकर के एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा दो ऑप्शन मान लो। इन लोगों तो कई ऑप्शन है, सन क्रीम अलग, और फेस की अलग, हाथों की अलग, एडियो की अलग, ठीक है ना। अपने सब जगह वो रगड़ी जा रही है, और केवल मुंह पे रगड़ रहा है, हाथ में कौन लगा रहा है, देखा कौन हाथ देख रहा है, मुंह देखेगा तो देखेगा। देखो ट्रबल्ड है, कंफ्यूज्ड है, बेचारी डूब गई सेंस इन ऑर्डर्स, खुशबू के सेंस में, कौन सी खुशबू लगाऊं, कौन सी खुशबू, कई इत्र पड़े हुए हैं। स्टिर्ड बाय द एयर, और हवा चली और उससे इत्र स्टिर हिला, हवा से फैलता है वो। दैट फ्रेशन फ्रॉम द विंडो, ये हवा कहां से आ रही है, फ्रेश फ्रेश हवा विंडो से अंदर आई। जैसे ही विंडो से हवा आएगी, आपने परफ्यूम की शीशी खोली हुई है, तो परफ्यूम क्या हो जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। दीज असेंडेड इन फैटनिंग द प्रोलॉन्ग कैंडल फ्लेम्स, और ये जो खुशबू है उन कैंडल फ्लेम से उड़ करके ऊपर, ऐसे मोटी हवा चलती है ना, तो कैंडल्स की जो फ्लेम्स है वो और मोटी रहती है, ऐसे फैलती है ना हवा से। अब बिल्कुल हवा चल रही है तो पतली पतली सी रहेगी, थोड़ी हवा चलेगी तो वो ज़्यादा जलती है हवा से, और ज़्यादा मोटी होकर फैल जाती है। फ्लेम्स फैल रही हैं, फैटनिंग हो रही है। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लैक्वीरिया, और ये स्मोक फिर फैल के कहाँ चला गया, ऊपर लैक्वीरिया में। लैक्वीरिया क्या होता है, ऊपर की फॉल सीलिंग। अपने बनाते हैं, आजकल बनाते हैं लोग फॉल सीलिंग, है ना, थोड़ी नीचे से करके उसको पाइप वाइप लगा के लाइट वाइट कर देते हैं उसके अंदर, छत से नीचे फॉल सीलिंग। पुराने ज़माने में भी ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऊपर, चित्रकारी। आप पुराने महल वहल देखना, उसमें से डिज़ाइंस बने होंगे, फूल बने होंगे, देवी देवताओं के चित्र बने होंगे, अलग अलग पेड़ पौधे बने होंगे, तो वहाँ पर भी ऐसे एक लैक्वीरिया है, फॉल सीलिंग। छत का नीचे का जो एरिया होता है ना सुंदर,
जो पेंटेड होता है, डेकोरेटेड होता है, उसकी बात है। स्ट्रिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, ये सीलिंग कॉफर्ड है, कॉफर्ड मतलब इसको ऐसे डेकोरेटेड है। ह्यूज सी वुड फेड विथ कॉपर, इसमें एक सी वुड बनाया गया है पूरा ना, समुद्र के नीचे जो सी वुड होता है, समुद्र के नीचे जो वनस्पति होती है, बड़ी खूबसूरत, कभी आपने देखी हो पेंटिंग वेंटिंग में या किसी मूवीज़ वगैरह में। आप जब नहीं जाते हैं तो अवतार मूवी देखी हो अपने यहाँ पे आप लोगों ने, या और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जिनमें नीचे के सीन दिखाते हैं आपको। डिस्कवरी चैनल वगैरह देखना, बहुत अलग खूबसूरत दुनिया है वो। वैसा चित्र कहाँ बना रखा है, ऊपर बनाया हुआ है। और ह्यूज सी वुड फॉर फेड विथ कॉपर, कॉपर तो लाल लाल रंग का, उस लाल लाल रंग के से गोल्डन सी कॉपर की बहुत गजब की नक्काशी की हुई है। बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज, बर्न ग्रीन ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, और उनके ऊपर ऐसे कलर्ड स्टोन लगाए हुए छत पे ना, ऐसे बिल्कुल डेकोरेटेड छत बना रखी है शानदार। जैसे शीश महल में कांच लगा रखे हैं, रंगीन पत्थर लगा देते हैं, वो छत बढ़िया छत बनी हुई है। इन विच सैड फाइट अ कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम, और उस पर ना एक डॉल्फिन तैर रही, समुद्र का सीन तो है ही, पानी बना हुआ है, एक तैरती डॉल्फिन बना रखी छत के ऊपर है ये सारा डिजाइन। अबव द एंटिक मेंटल वॉज डिस्प्लेड, और वहीं पर एक एंटिक मेटल है, मेंटल होता है, आग लगाते हैं ना, आग जलाते हैं, उस आग जलाने की जगह के ऊपर एक सिल लगा देते हैं पत्थर, नीचे डिजाइन बनाते हैं खूबसूरत सा, ऊपर पत्थर, इस पर घड़ी, फोटो वोटो, और उसके ऊपर पेंटिंग बना देते हैं। तो उसके पुरानी सी एक मेंटल उसके ऊपर बना हुआ है, एज दो विंडो गैव अपॉन द सिल्वन सीन, और वहां विंडो से आपको ये सिल्वन सीन दिखाई, जो विंडो खुली नहीं, हवा आ रही है, उस हवा आती विंडो से आपको क्या दिखाई देगा, वो सीन दिखाई देगा, सिल्वन सीन। सिल्वन होता है पेस्टोरल, ग्रामीण, जंगल, जंगल है कि नहीं है, वुड है, सी वुड, वो खूबसूरत सीन आपको बाहर खिड़की से भी दिखाई, तो होता है टायरिसियस ने वहां खिड़की से देखा हो, तभी पता हो यार अंदर का सीन ये है। और ये कुछ सीन वैसा है बता रहे हैं, या जिक्र है, अब देखो ये सीन, ये जो लाइन है ना, ये जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, जहां पर जो सैटन ना, सैटन शैतान, वो स्वर्ग में बाहर से देखता है और कुछ उसको सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, पेड़ पौधे, हरियाली, ये वो खूबसूरत दृश्य, सैटन शैतान को भगवान के स्वर्ग में। और तभी लाइन आती है, विंडो गैव अपॉन द सिल्वन सीन, उस विंडो से आपको क्या दिखाई देगा, सिल्वन सीन दिखाई देगा। द चेंज, अब ये कहानी अलग है भाई, है ना, ये कहानी कल पढ़ेंगे, नई कहानी शुरू होगी। आप मुझे यहाँ से बताना, यहाँ से करवाना, और आप खुद पढ़ के आना फिलोमेल की क्या कहानी है, आगे उस कैरेक्टर तो अपने नोट्स में दे रखा है, थोड़ा पढ़ के आए तो और अच्छा लगेगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, कल पढ़ेंगे इसको हम लोग, कल बात करेंगे।